नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित गौर, सीनियर केमिस्ट्री टीचर, आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज से हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और बहुत से लोग लेने वाले हैं जल्द से जल्द। तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत जल्दी आप अपना एडमिशन करा लें। अभी के कुछ वीडियो आपके लिए फ्री रहेंगे शुरू के। आप डेप्थ देखिए, चीज़ों को समझिए। और वो स्टूडेंट, फिर से मैं एक बार कहूँगा, जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं अन्य कोचिंगों में, वो भी एक बार देखें इन 2-4 वीडियो जो हम और इसमें डाल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट हमारे वीडियो इनके लिए कंटिन्यू हैं जो एडमिशन ले चुके हैं। तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, राइट। और आज से पढ़ाने जा रहा हूँ मैं साम्य। जैसे ही हम सिलेबस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखा दिखता है साम्य, इक्विलिब्रियम। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो पढ़ा रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट। साम्य जो है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, साम्य क्या होता है, ये सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। तो मैं कहता हूं कि सीधा एक हाथ दे एक हाथ ले, यही साम्य है। मतलब अब समझने की कोशिश कीजिए। हमने ए और बी रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक। अभी ये उत्पाद बना, यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। कुछ ही समय में सब अभिक्रिया शुरू होने जाएगी। जब तो ए और बी के कुछ मात्रा में संघट्ट होगा, टक्कर होगा, कोलिजन होगा और ये उत्पाद बनाएंगी, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जब उत्पाद की पर्याप्त मात्रा बन जाएगी, सफिशिएंट अमाउंट प्रोडक्ट का बन जाएगा, देन प्रोडक्ट दैट मीन्स सी एंड डी स्टार्ट करेगा रिएक्शन और ये ए बी बनाएगा। ए बी मिलके सी डी बना रहे हैं, सी और डी मिलके ए बी बनाएगा। और ये देखिए, मैंने कहा एक हाथ दे एक हाथ ले, जितना ए बी सी डी में कन्वर्ट होगा उतना ही सी डी ए बी में कन्वर्ट होगा। और ये साम्य स्थापित हो गया। कुछ समय के बाद, शुरुआत से साम्य स्थापित नहीं होता। और इस साम्य को, इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं गतिक साम्य, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन्स वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे हम किसी बड़ी सी झील को देखें, उसका पानी ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसकी उथल पुथल मची होती है। बड़ी बड़ी शार्क, वेले छोटी मछलियों को इधर खा रही होती है, वो उधर भाग रही होती है, और अंदर गति मतलब वो सब गतिमान चीज़ें रहती है ऊपर से, लेकिन शांत दिखाई देता है। वैसा ये रिएक्शन ए और बी सी डी में बदल रहा है, सी डी ए बी में बदल रहा है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ये प्रक्रम चल रहा है, लेकिन ऊपर से सब शांत दिखाई दे रहा है, साम्य है, कोई अंतर नजर नहीं आता। इसे कहते हैं गतिक साम्य, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जाम्पल से, उदाहरणों से मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा और उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ए और बी, मैंने कहा पहले ये शून्य थे, पहले ये मैक्सिमम थे, ये क्रिया करके ये बना रहा है सी और डी। ये क्या बना रहा है? सी और डी। जब सी और डी का पर्याप्त मात्रा बन जाएगी, तब सी और डी क्रिया करके ए और बी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अभिक्रिया जो ए से सी डी की ओर जा रही है, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। थोड़ा सा इंग्लिश टर्म आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि संकेत उसी से सब बनते हैं। इट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड reaction. And when C and D reacts and it form AB, it is known as backward reaction. जब CD AB बनाता है तो इसको बोलते हैं backward reaction। ये देखिए, यानी कि पश्च अभिक्रिया या पश्च अभिनीत अभिक्रिया ये होता है। और इसको, ये साम्य का चिन्ह जो है, साम्य के चिन्ह को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये साम्य इक्विलिब्रियम, साम्य इक्विलिब्रियम
को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए डबल एरो, दोनों ओर क्रियाएं हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं, इससे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय, दोनों ओर होने वाली अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखिएगा, जो दोनों तरफ रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या बोला? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत से रिएक्शन में ये होता है कि ए और बी केवल उत्पाद बना के छोड़ देते हैं, ये वापस नहीं जा पाता, इसे बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। साइंस में हिंदी इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको याद रहना चाहिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय, ये सिर्फ एक ही हो सकती है, दोनों ओर नहीं होती। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। बट रिवर्सिबल रिएक्शन इज पॉसिबल इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है यही साम्य स्थापित करती है। साम्य की कुछ शर्तें होती हैं, उसी हिसाब से उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है। अभी देखते रहिएगा ध्यान से। साइंस को पता नहीं क्यों जब हम पीएससी में आते हैं तो एक निग्लेक्टेड पोर्शन मानते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं बहुत आसान है अगर ध्यान से देखते रहे। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हायर लेवल की पोस्ट आती हैं अगर उसको आपको ऑक्युपाई करना है, वो छीनना है आपको, तो साइंस को नेग्लेक्टेड पोर्शन मत मानिएगा। बाकी हम है ना अर्जुना क्लासेस में बैठे हुए हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पदों को निर्धारित करूंगा। जैसे एक पद मैंने दिया, मैंने बोला मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, इसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, ये क्या होता है भाई? मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास। मैंने बोला टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में देखने का फायदा, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। अभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास, सक्रिय मतलब एक्टिव, द्रव्यमान मतलब मास। मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास, नाम से ही क्लियर है, मास विच इज एक्टिव नोन एज एक्टिव मास। द्रव्यमान जो सक्रिय है उसे ही सक्रिय द्रव्यमान कहा। अब फिर से इसको हम देखें कि ये सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता है क्या। तो सबसे पहला डिफाइन करेगा मैं मोलर सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर सांद्रता ये क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन? तो इज इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल बटे आयतन। मोलर सांद्रता मतलब होता है मोल बटे आयतन, मोल बाय वॉल्यूम। और कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता, सक्रिय द्रव्यमान, जो द्रव्यमान सक्रिय, मैं समझा रहा हूं अभी, इसे यानी मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान को स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट ए, तो यहाँ लिखेंगे पदार्थ ए की मोलर सांद्रता, पदार्थ ए की मोलर सांद्रता, या पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान, पदार्थ ए की मोलर सांद्रता या पदार्थ ए का मोलर सांद्रता या पदार्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान। इंग्लिश में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और एक्टिव मास ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट बी को क्या बोला भाई? पदार्थ बी का सक्रिय द्रव्यमान, का कर देते का, पदार्थ बी का मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। ये पदार्थ सी की मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान है, पदार्थ सी का मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। स्क्वायर ब्रैकेट डी, पदार्थ डी का मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं।
आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई अगर बहुत दिन हो गया है छूटे, तब भी चिंता ना करिएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है मुझे, आपको सेलेक्ट कराना है, लेकिन डेप्थ ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए फिर से एक शब्दों के मैं बारे में बात करूँ, सक्रिय द्रव्यमान, द्रव्यमान जो सक्रिय हो, एक्टिव मास, मास विच इज एक्टिव। ए और बी आपने लिया है, ये एक बार में पूरा रिएक्शन नहीं कर सकता। थोड़े दूसरे शब्दों में समझाऊं, ए और बी 1-1 किलो लिया, भगरस ले रिएक्शन करके उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये स्लोली रिएक्ट करेगा। जैसे ए और बी है, दोनों आए कोलाइड किए और ये प्रोडक्ट बनाया, फिर ए और बी की कुछ मात्रा 1-1 मुट्ठा प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट बनाया। तो ये जो द्रव्यमान है हर 5 मिनट में ये 50-50 ग्राम सक्रिय है, लिया था 1-1 किलो, लेकिन 50-50 ग्राम सक्रिय है, इसे ही बोला सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। और मोलर सांद्रता बराबर होता है मोल बटे वॉल्यूम। अरे किसी चीज़ में घोल दीजिए, 5 मिनट में 50 ग्राम, शक्कर है लिया 1 किलो, 5 मिनट में 50 ग्राम घुल रहा है, तो 5 मिनट में 50 ग्राम घुल रहा है, लिया था 1 किलो, ये जो 50 ग्राम है यही सक्रिय है, और इसे ही कहा सक्रिय द्रव्यमान। बात क्लियर हो गई? राइट। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर हम 2 प्रकार से निकालेंगे। पहले जो दर निकालूंगा वो बाकी चीज़ों से संबंधित होगी, मतलब आगे की आपके कॉन्सेप्ट से, फिर आगे आपको और बताते जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, साम्य। अब यहाँ पर इतना देखने के बाद मोलर सांद्रता, आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ जो पूरे चैप्टर में काम आएगी भाई, देखते रहेंगे ध्यान से। साम्य में हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही होती है, अनुत्क्रमणीय कभी नहीं। साम्य मतलब कहा है मैंने, एक हाथ दे एक हाथ ले, जितना दिया है उतना वापस चाहिए, तभी तो साम्य होगा। तो देखिए ए और बी रिएक्ट कर रहा है, ए एंड बी रिएक्ट्स, ये सी और डी बना रहा है, थोड़ी देर बाद सी डी की पर्याप्त मात्रा बनेगी तो ए भी बनाएगा। इसे ए से बी की ओर ये जो जा रहा है इसे बोला अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भाई यहाँ नोटेशन में काम आएगी, संकेत में। सी और डी अगर ए भी बनाना शुरू किए तो इसे बोला पश्च अभिक्रिया। क्या नाम दिया? पश्च अभिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया। साम्य हेतु शर्त, एक शर्त जरूरी है, साम्य हेतु शर्त, एक शर्त जरूरी है भाई, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये कंडीशन है साम्य के लिए। जहां पर मैंने बोला संकेतों पे ध्यान देंगे, आर एफ अग्र अभिक्रिया की दर बोला, इसको क्या बोला? अग्र अभिक्रिया की दर। आर मतलब रेट से आया है, एफ फॉरवर्ड है, अग्र अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर मतलब रेट, एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता दूं, पूरा बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देखें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आर बी, रेट, आर बी बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर, और ये जब दोनों बराबर होंगी तभी साम्य में होगा। अभिक्रियाएं कोई भी साम्य में तब कहलाएंगी जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये देखिए अब संकेतों का दौर है, थोड़ा संकेतों पे ध्यान देंगे, संकेत से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। केमिस्ट्री मतलब संकेतों का है, कार्बन को C लिखना है, एसिटिक अम्ल को CH3COH लिखना है, अल्कोहल को C2H5OH लिखना है, समझ गए ना आप? संकेतों का ही मुख्य काम है। के बी, के रेट कांस्टेंट बोला, रेट है तो कांस्टेंट भी होगा, रेट कांस्टेंट
यानी कि दर स्थिरांक बोला मैंने के को क्या नाम दिया? दर स्थिरांक। इस के को मैं क्या नाम दूं? तो रेट कांस्टेंट कह दिया। के एफ आ गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब अग्र अभिक्रिया दर स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया दर स्थिरांक। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया दर स्थिरांक। रेट ऑफ, आर कैपिटल स्मॉल जो भी लिखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर बी के बी ले आया बेटा, तो इसको नाम दिया हमने, क्या नाम दिया भाई? पश्च अभिक्रिया की दर। बी बैकवर्ड रिएक्शन है, पश्च अभिक्रिया दर स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया दर स्थिरांक। बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दे। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या आगे रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। फिर से एक बार बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। के को बोला दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट, के एफ को बोला फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया दर स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। के सी को नाम दिया केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य स्थिरांक, ये बड़े काम की चीज है। रासायनिक केसी क्या है? रासायनिक साम्य स्थिरांक। मैं एक एक चीज अभी देखिए लिख रहा हूं संकेत में, एक एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं बार बार बोलूंगा, लिखूंगा, आप उस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या है? आप कभी भी पढ़िए, ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नियम पे आ जाते हैं। तो नियम जरा ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से शुरू होता है। दर का नियम है कुछ, दो है वैसे रेट लॉ। एक है, अबे धीरे धीरे बताते चलता है, कोई भी सस्पेंस की कहानी का सस्पेंस सबसे पहले नहीं खोला जाता। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब सस्पेंस आपके सामने क्रिएट होता चला जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा एक दर का नियम, दर के नियम की जब हम बात करेंगे तो दो दर के नियम होते हैं। तो मैंने दोनों दर के नियम को पहले बताता है। पहला दर नियम, दर का नियम पहला बता रहा है, रेट लॉ। इसको ध्यान से देखिएगा, रेट लॉ। इसके पहले मैं बता दूं यहां जो काम आएगा, सक्रिय द्रव्य, सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। पहला नियम है दर नियम पहला, सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मतलब सक्रिय द्रव्य पदार्थ जो सक्रिय हो उसके अनुपात समानुपाती आएगा, देखिएगा उसका क्रिया का नियम। अब देखिए इसको याद करने के पहले मैंने लिख दिया A प्लस बी अगर मिल के उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट, A और B मिल के अगर प्रोडक्ट बना रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम ऐसे लिखते हैं, दर अभिक्रिया की दर समानुपाती है A और B के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। इसको ध्यान से देखिए, A का सक्रिय द्रव्यमान, ये B का सक्रिय द्रव्यमान। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के
सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसको डेफिनेशन को मैं लिख भी देता हूँ और इंग्लिश में बोल देता हूँ। यहाँ लिखा अभिक्रिया की दर R, अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमानों अभिकारकों के, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रताओं के, दोनों एक ही चीज है, सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रताओं के, मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के, सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रताओं के अभिकारकों के, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है। अब इंग्लिश में ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। देखिएगा जरा ध्यान से इंग्लिश में। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज आर, rate of a reaction is directly proportional to the multiplication of molar concentration or active mass of reactants. Again, rate of a reaction is directly proportional to the multiplication of molar concentration or active mass of reactants. अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों या मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 2A और ये बदल गया प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसे आप कैसा लिख सकते हो भाई? A प्लस A दिया उत्पाद धनाक से सॉरी A और A मिलके उत्पाद बना रहा है। तो सक्रिय द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू A। इसको आप क्या लिख सकते हो? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि ये जो मल्टीपल है, जो गुणक है, ये हमेशा पावर में आएगा। मतलब इस बात को कुछ यूँ समझिए कि जिसे हमने दिल से लगा रखा था वो सर चढ़ के नाच रेला है, बरोबर। जिसे दिल से लगाया था वो सर चढ़ के नाच रहा है। मतलब जो गुणन रूप में है वो हमें किस रूप में दिख रहा है? घात के रूप में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, 3A मैंने लिया और ये उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट, इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? A प्लस A gives product. Then according to the law of mass action, rate of a reaction is directly proportional to the multiplication of molar concentration of A into A. अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं A क्यूब, जिसे दिल से लगा रखा था वो सर चढ़ रहा है। ये बहुत काम की चीज़ है। और देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है 2A प्लस B इट गिव्स प्रोडक्ट, उत्पाद बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इज इट क्लियर? या नाउ दिल से लगा रखा है, कहाँ चढ़ेगा? सर चढ़ के नाचेगा। लिखने का तरीका बस देखिए भाई। जैसे मान लीजिए ट्वाइस SO2 प्लस O2 और ये अभिक्रिया साम्य में है, ये दे रहा है ट्वाइस SO3। तो हमें इस नियम के अनुसार उत्पाद को देखना ही नहीं है। अभिक्रिया की दर समानुपाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा भाई? SO2 का स्क्वायर इंटू O का स्क्वायर, O सिर्फ O। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और दिया है ट्वाइस NO2, ये इक्विलिब्रियम है भाई। जितनी प्रैक्टिस, जितने रिएक्शन आपकी नजरों के सामने से हो के गुजरेंगे, उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ अभिकारक देखना है, NO2 का स्क्वायर। ये देखिए इसी को उलट दिया, इसी को क्या किया? उलट दिया। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गिव्स ट्वाइस NO2। अब अभिकारक बदल चुका है,
तो अभिकारक बदल चुका है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अब सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या लोगे, सिर्फ और सिर्फ अभिकारकों के सांद्रता। ये तरीका है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। दर निकाल लिया हमने, अभी तो साम्य की बातें करनी है। ये इक्वेशन सब साम्य में है, एक एक इक्वेशन ध्यान से देखिए। एंड आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि जितने एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, कोई भी बिना देखा हुआ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आपको नहीं मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इतने एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाऊंगा आपको। टक से स्क्रीनशॉट, देन स्टार्ट। सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार ही चलना है हमें। तो आइए, मैंने कुछ चीज़ें लिख छोड़ी थी, वो जितने संकेत, वो संकेतों के बारे में अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको देना स्टार्ट करता हूँ। दर नियम के हिसाब से एक और दर का नियम है, वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन पहले अभी ये काम आ रहा है क्या, सक्रिय द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अगर छूटा हुआ आपके साथ में कुछ समय गुजर गया हो, केमिस्ट्री का साथ आपका ना हो, तो आपको याद हो जाए। चलिए आगे, मैंने लिखना शुरू किया। मान लीजिए हम केसी की गणना करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ केसी की गणना। ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीजें स्टार्ट है भाई। कैलकुलेशन ऑफ केसी, ये रासायनिक साम्य स्थिरांक है। कैलकुलेशन ऑफ केसी, ये रासायनिक साम्य स्थिरांक की गणना करने जा रहे हैं। कैसे गणना करें? साम्य के लिए हमें शर्त मालूम है, पूछिए क्या? अग्रभिक्रिया की दर बराबर होना चाहिए पश्चाभिक्रिया की दर के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आइए देखिए, यदि मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी एंड दिस इक्विलिब्रियम इज, ये समीकरण जो है साम्य में है, तब इसके लिए केसी हम कैसे निकालें? यहीं से शुरुआत हो रही है। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को, बड़े ध्यान से देखिए, बाद में आप बोलोगे यही है वो समीकरण जो बहुत तकलीफ देता था। बहुत इजी है, आगे चल के डायरेक्ट लिखने का टेक्निक बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या निकालना है? साम्य स्थिरांक केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है। साम्य के लिए शर्त क्या है? अग्र अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर। तो पहले क्या मालूम होना चाहिए? अग्र अभिक्रिया हेतु। अग्र अभिक्रिया के लिए देख रहे हो, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा भाई। अग्र अभिक्रिया हेतु, अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक ए और बी हैं। ए और बी क्रिया कर रहे हैं, तब अग्र अभिक्रिया बन रही है, ए और बी। तो अग्र अभिक्रिया सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी ए और बी, यानी कि अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल के। रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिए, इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो वी हैव टू पुट हियर कांस्टेंट। ये समानुपाती का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? समानुपाती स्थिरांक। चूंकि ये दर अग्रभिक्रिया है तो के कांस्टेंट लिया, अचर लिया, और ये अग्रभिक्रिया दर स्थिरांक है। आप समझ में आ गया मैंने क्यों बताया था आपको संकेत सब? ये समीकरण नंबर 1, मैंने बोला कि बहुत दिन से छूट गया है, सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ज़्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब साम्य के लिए शर्त क्या थी? अग्रभिक्रिया की दर बराबर पश्चाभिक्रिया की दर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? तो पश्चाभिक्रिया निकालना पड़ेगा ना, दोनों की दर बराबर करनी पड़ेगी। पश्चाभिक्रिया हेतु फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है भाई? ध्यान से देखिए, रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर सी और डी ए भी बना रहे हैं तो ये पश्च अभिक्रिया है, और पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक सी और डी हैं। सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर
अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों या मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये समानुपाती चिन्ह हटाया, कांस्टेंट लगाया, बट इट इज़ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो के भी लिख दिया, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये आपको मिला समीकरण नंबर 2। हमारे पास एक शर्त है, मैंने शुरू से ही वो शर्त बता रखी है। अगर आप साम्य स्थिरांक निकाल रहे हो तो साम्य हेतु शर्त का पालन करना पड़ेगा। साम्य हेतु शर्त क्या है? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। साम्य हेतु शर्त, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। साम्य हेतु शर्त क्या है भाई? अरे साम्य निकालोगे तभी तो साम्य स्थिरांक निकालोगे। तो ये देखिए साम्य हेतु शर्त क्या था? अग्रभिक्रिया की दर बराबर पश्चाभिक्रिया की दर। और ये समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, RF क्या दिया हुआ है भाई? RF इज गिवन क्या 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 क्या? KF A into B, मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ A into B इज इक्वल टू RB क्या गिवन है? क्या दिया है? KB, C और D की मोलर सांद्रता। अक्षर पदों को एक तरफ ले आए, KF अपॉन KB, सांद्रताओं को एक तरफ ले आए, CD की सांद्रता बटे AB की सांद्रता। अभी ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं 10/2 करता हूं तो क्या आता है? 5। 2 अक्षरों का भागफल एक नया अक्षर आता है। अगर 2 कांस्टेंट को डिवाइड कर रहा हूं तो इट प्रोवाइड अ न्यू कांस्टेंट। द सेम थिंग इज हियर, KF एंड KB बोथ आर कांस्टेंट एंड इट प्रोवाइड अ न्यू कांस्टेंट। ये एक नया अक्षर दे रहा है। चूंकि ये साम्य के लिए है इसलिए KC को बोला साम्य स्थिरांक, रासायनिक साम्य स्थिरांक। और ये आपने कुछ प्रूफ किया, इसे ध्यान से देखते रहिए। KC को बोला रासायनिक साम्य स्थिरांक। फायदा क्या? हर चीज में फायदा ढूंढोगे हैं? पढ़ रहे हो तो भी फायदा है भाई, बिल्कुल सही ढूंढ रहे हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एक समीकरण PCl5, ये बना रहा है PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है भाई। तो इसके लिए KC क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए। अभी इसको बताने के पहले मैं पूरा आपको इसको डिटेल दे रहा हूं अगले इसमें एग्जाम्पल से। पहले इसको देख लीजिए, सीधे हाथ की सांद्रता बटे उल्टे हाथ की सांद्रता। सक्रिय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जहां धन था वहाँ N2 हो गया, और जिसे दिल से लगा रखा था वो सर चढ़ के नाच रेला है, बरोबर। तो अभी इसको टक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूं मैं। अभी इसमें एक चीज और समझाएगा, देखिएगा ध्यान से। हो गया ये? यस। नेक्स्ट, अगर इसी KC को फिर से मैं एक इक्वेशन के लिए लिखूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, कितने सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो। देखिए एग्जाम्पल्स स्टार्ट। मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल रखा था A + B साम्य C + D। तो KC बराबर क्या आ गया था? ध्यान से समझिएगा। सीधे हाथ की सांद्रता यानी कि C की सांद्रता, धन का इंटू हो जाएगा D की सांद्रता बटे A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। ऐसे ही में अगर A का A मोल क्रिया कर रहा है, याद रखिए दिल से लगने वाली चीजें आ गई हैं, सर चढ़ के तो नाचना ही था, राइट। तो KC क्या लिखा? सीधे हाथ की सांद्रता, अभिकारक है C और D, और जो मोल उसके भाग ले रहे हैं वो स्मॉल c और स्मॉल d है। दिल से लगा रखा था, सर चढ़ के तो नाचना ही है। सीधे हाथ की सांद्रता A और B अभिकारक है, उनको लिखा, और ये जो मल्टीपल है, गुणक है, उसको पावर के रूप में लिखा। ये आपने KC प्रूफ कर दिया इस इक्वेशन के लिए। ये इस इक्वेशन के लिए सीधे हाथ की सांद्रता बटे उल्टे हाथ की सांद्रता। हर एक एग्जाम्पल को अलग अलग बताऊंगा। अब ढेर सारे एग्जाम्पल देखिए।
मान लीजिए एक अभिक्रिया है PCl3 और Cl2 से प्रारंभ हुई। इट स्टार्ट विथ PCl3 एंड Cl2 एंड गिव्स PCl5। PCl5 बनाया है, तब Kc क्या होगा? सीधे हाथ की सांद्रता PCl5 की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 राइट साइड इंटू PCl3 इंटू Cl2। एग्जाम्पल्स देखते चलिए, डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए, फिर मैं इसमें कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI, साम्य में है भाई, तो इसके लिए Kc क्या लिखेंगे? सीधे हाथ की सांद्रता HI की सांद्रता, HI का कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन, दिल से लगा रखा था, सर चढ़ के नाचने लगा। बाय लेफ्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन लिया। इसने दिल से किसी को नहीं लगाया, तो इसके सर में मुड़ी में कोनो नहीं बुहाई, ऐसे होते मुड़ी में मत लगाइए। ट्वाइस NO2 साम्य N2O4, ये एक साम्य अभिक्रिया है, तो Kc क्या लिख सकते हो? सीधे हाथ की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड बाय लेफ्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन NO2 का स्क्वायर। ये सब एग्जाम्पल दाएं से कुछ भी पटक सकता है, आप देखते जाइए। ट्वाइस SO2 नया एग्जाम्पल, ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। अब यहाँ Kc क्या लिखा भाई? सीधे हाथ की सांद्रता SO3, दिल से लगा रखा है A2 को तो स्क्वायर में आ गया, यहाँ भी दिल से लगा रखा है SO2 में SU को। उल्टे हाथ की सांद्रता, सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और भी देखते चलिए, जैसे आ गया N2 प्लस 3H2 इट गिव्स ट्वाइस NH3, तो Kc क्या आ जाएगा भाई? Kc बराबर NH3 सीधे हाथ की सांद्रता, ये 2 इंटू है तो स्क्वायर बटे N2 इंटू H2, 3 का गुणा है, दिल से 3 को लगा रखा था, क्यूब आ गया। फिर एक नया एग्जाम्पल, NH3 को अगर हम गर्म करें, ये N2 हाफ N2 और 3/2H2 अगर दे, तब Kc को कैसे लिखें? कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे ही लिखना है। N2 की सीधे हाथ की सांद्रता और इसका पावर आ गया हाफ, H2 की सांद्रता, इसका पावर आ गया 3/2 बटे सीधे हाथ की उल्टे हाथ की सांद्रता NH3, कोई पावर नहीं है। इज इट क्लियर? जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप देखोगे, एक तो आपका डर दूर होगा, दूसरा बहुत पुरानी कहानी याद आ जाएगी जिसका इससे संबंध टूट गया था। और जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी इनका टूटना जुड़ना सब बताएगा मैं। जैसे मान लीजिए HI ले लिया, इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2, लेकिन हाफ हाफ आ गया, ये इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? इसको अभी मैं क्वेश्चन में बदल दूंगा। Kc सीधे हाथ की सांद्रता H2 की सांद्रता का पावर हाफ, I2 की सांद्रता का पावर हाफ बटे HI, ये साम्य है और ये साम्य स्थिरांक है। इन पूरे एग्जाम्पल को टक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला और भी एग्जाम्पल्स मैं देते चलता हूँ, इसको नोट करिए भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो Kc की गणना की बात करते करते हम बहुत दूर निकल आए हैं, और लेकिन रोज काफ़ी दूर जाना बहुत है दूर, बरोबर? मतलब आपको तो मैं ACF और उसमें देखना चाहता हूँ कितनी दूर जाना है। पहले एग्ज़ाम निकालना है, फिर इंटरव्यू देना है, पोस्टिंग पाना है, फिर जब आप जंगल में घूम रहे होगे तो मैं आके आपसे पूछूंगा क्या कहा था मैंने, तो बोले थे सर जाना बहुत है दूर, हम जंगल पहुँच गए। चलिए आगे की बात, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन आपके सामने फिर लिख दिया, A B, ये A और B, स्मॉल a और b मूल है, साम्य C प्लस D। अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी भाई, मैं बोला इतना बता दूंगा कि आपको रट जाएगा। इसके लिए Kc को थोड़ा सा प्रूफ करके देख ले। चूंकि ये रासायनिक साम्य स्थिरांक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, AB अभिकारक है अग्र अभिक्रिया के लिए, CD अभिकारक है पश्च अभिक्रिया के लिए। साम्य स्थिरांक निकालना है, मतलब साम्य के लिए शर्त लगेगा अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसलिए पहले अग्र अभिक्रिया हेतु लिख लिया फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। ये देखिए पहली कंडीशन, अग्र अभिक्रिया
के लिए क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए। ए बी अभिकारक ए बी है, तो अभिकारक ए बी की सांद्रता, दिल से लगा रखा था, सर चढ़ के नाच रहा है। दर स्थिरांक अग्रभिक्रिया के लिए KF हो जाएगा A टू द पावर A B टू द पावर B, इसको मैंने डायरेक्ट लिखना बता दिया था आपको। फिर आएगा अग्रभिक्रिया के बाद पश्चाभिक्रिया, क्योंकि साम्य के लिए दोनों जरूरी है। पश्चाभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन, पश्चाभिक्रिया दर स्थिरांक RB, C और D क्या है, अभिकारक है। पावर में जिसे C और D, स्मॉल c d दिल से लगा रखा था। RB बराबर लिख लिया आपने KB C टू द पावर C D टू द पावर D। अब यहाँ पर मैंने देखा ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और साम्य हेतु शर्त है RF इज इक्वल टू RB। साम्य हेतु शर्त, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अग्रभिक्रिया की दर बराबर पश्चाभिक्रिया की दर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, इसको देखो। हम क्या लिख सकते हैं भाई, के RF की जगह मैं लिख सकता हूँ KF A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B इज इक्वल टू, और RB की जगह क्या लिख सकते हैं, KB C टू द पावर C D टू द पावर D। फिर मैंने बताया कांस्टेंट को एक तरफ लीजिए KF अपॉन KB, कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ लीजिए C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन राइट साइड बाय लेफ्ट साइड। देखिए मैंने यही चीज़ आपको मैंने प्रूफ किया है, और इसको मैंने डायरेक्ट भी बता दिया था। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, KC C टू द पावर C D टू द पावर D A टू द पावर A B टू द पावर B। इसको मैंने प्रूफ भी करा दिया। देखिए आपको डायरेक्ट राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बाय लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन, सीधे हाथ की सांद्रता बटे उल्टे हाथ की सांद्रता। ये चीज़ें होने के बाद अब आगे देखिए, इसका उपयोग बहुत होना है। एक ये है रासायनिक साम्य स्थिरांक KC। C मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। ये सॉलिड लिक्विड गैस सब के लिए है। सॉलिड लिक्विड और गैस सांद्रताएं हम सब की निकाल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस की। लेकिन KP ये भी रासायनिक साम्य स्थिरांक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। K एंड KC दोनों के दोनों क्या है, रासायनिक साम्य स्थिरांक। लेकिन जो KP है ये गैस के लिए है। अब देखिए आगे की बात, एक कंटेनर में गैस है, कट्टी मट्टी गैस, 0 गैस, राइट गैस, कुछ भी गैस ले लिया आपने, ठीक है। ये गैसें जो है जब आके बर्तन की दीवार पे टकराती हैं, इसके अणु, गैसों के अणु बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो ये दाब डालते हैं। इसलिए हम इसके लिए साम्य स्थिरांक में KP लिखते हैं। P इज फॉर एप्लीकेबल प्रेशर, P इज एप्लीकेबल फॉर प्रेशर, दाब के लिए होता है, और दाब केवल गैस के लिए डालते हैं। है दोनों ही रासायनिक साम्य स्थिरांक। KP एंड KC बोथ आर रासायनिक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों को बोलते हैं रासायनिक साम्य स्थिरांक। इन दोनों को क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य स्थिरांक। लेकिन KP सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होगा, गैस के लिए, क्योंकि ये रासायनिक साम्य स्थिरांक में प्रेशर P गैस डालता है। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। ये आप ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए ले सकते हैं। तो ये तरीका ये मैंने बता दिया आपको, इसको प्रूफ करके बता दिया। अब थोड़ा सा इनका टूटना जुड़ना, KP और KC में संबंध भी देखना, ये सब हमें करना है। तो ध्यान से देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं KP के बारे में डिस्कस करूंगा। KP और KC दोनों एक ही चीज़ है। C कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता के लिए, जो सांद्रता ठोस, द्रव, गैस तीनों की नापी जा सकती है। KP भी रासायनिक साम्य स्थिरांक है, लेकिन यह सिर्फ गैसों के लिए लागू होता है, क्योंकि गैस दबाव डालती हैं। ये जो अभी के कुछ लेक्चर वीडियो हैं, 2-4 लेक्चर सबके लिए ओपन रहेगा। जो एडमिशन ले लिए स्टूडेंट, उनका तो अब क्लास चालू हो गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बहुत से बच्चे तो ऐसे आए हैं जो अब मैं बोलूँगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा,
जो एनटी के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, नायब तहसीलदार, ठीक है, इवन की और भी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों में, नाम डिस्क्लोज करना ठीक तो होता नहीं है, वो तक हमसे कांटेक्ट किए, क्योंकि बोले सर एसीएफ की पोस्ट बहुत बढ़िया है और इसमें एक बार हो गया तो हम वो पुरानी पोस्ट को छोड़ सकते हैं। सोचिए, ये मौका है। 5 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, वो 5 जुलाई से सॉरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपका 1 या 2 दिन गुजरा है, उसके लिए हम बैठे हैं। जो आ गए हैं उनसे ज़रा पूछिए, और आप लोग भी जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हो, बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी बताइए भाई, अपने ग्रुप में तो बताइए। और जैसा मैंने कहा है कि अब सिलेबस कंटिन्यू स्टार्ट है। टेस्ट आपका संडे के संडे, इस संडे को छोड़ के अब तो स्टार्ट ही है, समझिए। आपका टेस्ट होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, किस लेवल पे बैठे हैं। बाकी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो सतही ज्ञान ले रहे हैं, आप चर्चा तुलना करना आपका काम। उनसे हम किस डेप्थ में बैठे हैं, पुराने पेपर हम जब सॉल्व कराएंगे तब समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक एक चीज़ें बाकायदा दिखनी चाहिए। और केमिस्ट्री के बारे में मैं बोलूँगा, अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 से 25, तो पूरे के पूरे आपके बनने चाहिए। बहुत से लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे और लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा मेरा बच्चा, ऐसा हर टीचर बोलता है, हमारा बच्चा। तो अर्जुना क्लासेस को ध्यान रखिए, रिलायबल एंड ऑथेंटिक नेम, तुरंत एडमिशन लेते जाइए ताकि आप ज़्यादा पिछड़ ना जाएं। क्योंकि जब बहुत आगे गाड़ी जब 2-3 स्टेशन के पार चली जाएगी, तब आप सोचोगे कि गाड़ी वापस बुला के हम गाड़ी में फिर से बैठ जाएं। क्या संभव होगा? नहीं। इसलिए स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। बेस्ट ऑफ लक, बी कंटिन्यू, अच्छे से पढ़िए।